हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं डेली हम शाम को 7 बजे घटना चक्र चलाते हैं, जिसकी हमने 6 वीडियो कंप्लीट कर ली है। जिसने 6 क्लासें ना देखी हो कंप्लीटली तो आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर कंप्लीटली देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और जो अपनी दूसरी क्लास होती है वो शाम को 3 बजे होती है, ठीक है। कितने बजे? 3 बजे होती है। तो सभी लोगों को 3 बजे जुड़ना है, जहाँ पर हम फ्री में कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मतलब जहाँ पर भी आर्ट आती है उसके लिए हम कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं फ्री में कोर्स। तो जिसको पढ़ना हो तो शाम को 3 बजे आ जाया करें, ठीक है। चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फिर अपनी क्लास को धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, शाबाश, चलिए चलिए। सभी को गुड इवनिंग, चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलिए सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसने जो 6 क्लासें हो गई हैं कंप्लीट ना देखी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब जो आएगा अपना देख लेगा। चलिए, ये क्वेश्चन कल हो गए थे, हमें स्टार्ट करनी थी किशनगढ़ शैली। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल माहौल बना लीजिए एक दूसरे को टक्कर देने का। सबको पीछे करना है, केवल खुद को आगे करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जयपुर। बताइए। सभी को करना है, आंसर क्या होता है? और संडे को शाम को 7 बजे आपका बिल्कुल से वैसा ही पेपर होगा, टेस्ट होगा जैसे आपका एग्जाम हॉल में होगा, ठीक है। तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए, आज गले में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो सभी को संडे को, ठीक है, आना है। चलिए, बिल्कुल आंसर आ गया है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन सी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको समझ लीजिए, जो किशनगढ़ है वो किस झील के किनारे है? तो ये जो है ये गुंदोलाव झील के किनारे है। कौन है? किशनगढ़ किसके किनारे है? गुंदोलाव झील के किनारे है। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जिसको जाता है ये है एरिक डिकन्सन और फैयाज अली। किसको किसको? डिकन्सन और फैयाज अली। कौन किसको लाया है? ये किशनगढ़ शैली को, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, दसवंत, गोवर्धन दास। बताइए। बताइए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बिल्कुल धुआं धुआं, चलिए स्लो नहीं, टक्कर दीजिए एक दूसरे को, पछाड़िए सभी को, शाबाश। चलिए, पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो निहाल चंद है ये किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है निहाल चंद निम्न में से किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़, बशोली, कांगड़ा, मेवाड़। बताओ जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, शाबाश, बिल्कुल
तो देखिए ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दे रहा है राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार कौन थे, तो ये निहाल चंद थे, आपको याद रखना है। किसके दरबारी चित्रकार थे, राजा सावंत सिंह के, ठीक है। और निहाल चंद ने जो बनाया है, बहुत पूछा जाने वाला है, बनी ठनी, बहुत पूछा जाता है कि बनी ठनी को बनाने वाले कौन थे, तो याद रखना है आपको निहाल चंद थे, ठीक है। और जो बनी ठनी है इसको किसकी संज्ञा दी जाती है, तो आपको याद रखना है भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसको दी जाती है, बनी ठनी को, ठीक है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। और निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, नागर समुच्चय, ठीक है। और इसमें जो चित्रों की संख्या है लगभग 75 है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं, निहाल चंद किसके दरबारी कवि मतलब चित्रकार थे, ये राजा सामंत सिंह के थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बनी ठनी को बनाने वाले कौन है, तो ये है निहाल चंद, और इसको कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो ये है भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि निहाल चंद के जो चित्र है इनका संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है किस नाम से, नागर समुच्चय के नाम से, ठीक है। और इसमें कितने चित्र मिलते हैं, तो आपको याद रखना है लगभग 75। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अच्छे से जोड़ देकर आपको समझा दिया है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप लोगों ने दिया है ऑप्शन ए किशनगढ़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, अलवर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथ द्वारा शैली, बताइए निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गलत नहीं होना चाहिए, जिसका गलत हुआ एक छड़ी फ्री की मिल जाएगी, सच में बार बार बता रहे हैं गलत, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपने आंसर सही दिया है, कौन सी शैली, किशनगढ़ शैली, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ शैली, ठीक है। तो निहाल चंद किसके, किशनगढ़ शैली के। चलिए निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे, वही क्वेश्चन है क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2010 में, बताइए मेवाड़, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, जयपुर। मान लीजिए ये टीजीटी परीक्षा 2023 में आया है और आपको इसका आंसर देना है, तो आप क्या लगाएंगे, गलत नहीं होगा किसी का, शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी किशनगढ़, ठीक है। निहाल चंद किसके हैं, ये किशनगढ़ के हैं, ठीक है। अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है, एक काम करेंगे जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी घटना चक्र, हम आपको फिर मिक्स क्वेश्चन देंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि कैसे कर पा रहे हैं आप कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको फिर अपना आकलन करना है। चलिए पहले इसी बुक को कंप्लीट करते हैं। दे रहा है किशनगढ़ के, चलिए ये भी दिखा देते हैं। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे, राजा किशन सिंह, सवाई जयसिंह, मानसिंह तोमर, सावंत सिंह, बताइए। 1999 का क्वेश्चन है ये, 2023 में भी आ सकता है। अभी बताया है जस्ट हमने ऊपर, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, गुड। चलिए शाबाश, बिल्कुल। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर सही दिया है, ऑप्शन डी सामंत सिंह के ये दरबारी का क्या कहते हैं, दरबारी चित्रकार थे। कौन कौन, अभी हमने नाम क्या बताया था, निहाल चंद, ठीक है। कौन, निहाल चंद जो हैं वो सावंत सिंह के दरबार में थे, और ये किस शैली से हैं, तो किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ का नाम आएगा आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए सावंत सिंह, दूसरा नाम आना चाहिए निहाल सिंह, ठीक है, जिन्होंने क्या बनाया है, बनी ठनी बनाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा जा रहा है किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताना है, मानसिंह, सामंत सिंह, संसार चंद, हरि सिंह, बताइए। टीजीटी 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किशनगढ़ के जो कवि हैं, कलाकार हैं, कला मर्मज्ञ शासक हैं, कौन है, वही क्वेश्चन है, बताना है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। वैसे जान नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि
2-3 बार पहले ही बता चुके। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, सावंत सिंह। ठीक है, बिल्कुल धुआंधार चलिए, एक दूसरे को पछाड़िए, आगे बढ़िए बिल्कुल से, किसी को भी आगे नहीं आने देना है, केवल हम आगे होंगे। कहिए हम आगे, बाकी सब पीछे। ठीक है, हाँ, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल से बेस्ट है, इसलिए धुआं धुआं चलना है। देखिए पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन हैं? निहाल चंद, यशवंत, सरदार सिंह, नागरीदास। बताइए। छापो जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर आ गया है। ऑप्शन डी नागरीदास। तो किशनगढ़ की जो चित्र शैली है उसके संस्थापक कौन है आपको पता होना चाहिए। कौन है ये? नागरीदास है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निहाल चंद नहीं है। ठीक है, चलिए, ये किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद, सावंत सिंह। बताइए, उमराव सिंह होगा कि जयचंद होगा? किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन सी होगा? चलिए, शाबाश, चलिए चलिए चलिए, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी सावंत सिंह होगा। ठीक है, कोई कितना भी कंफ्यूज करे कुछ नहीं होगा, हमें जो आता है वो होगा। ठीक है, सावंत सिंह होगा। ठीक है, पेपर में पता है क्या होता है, अगल बगल वाले कंफ्यूज करते हैं आपको कि किशनगढ़ शैली के जो है ना, सावंत सिंह नहीं होगा, उमराव सिंह होगा। तो क्या करता है बच्चा, जो खुद को आता है वो तो गलत कर देता है, लेकिन जो बगल वाले ने बता दिया उसको सही कर देता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको आता है वो सबसे बेस्ट है और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका राइट आंसर? सावंत सिंह। आगे, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? बता दो, कौन से स्कूल से? मांडू, चंबा, कांगड़ा, किशनगढ़। बनी ठनी बिल्कुल सही है, शाबाश। सभी लोग किया करिए, सभी लोग। ठीक है, जितने उपस्थित हैं कम से कम उतने की रिप्लाई तो आनी ही चाहिए। चलिए, शाबाश, चलिए, बिल्कुल आंसर आ गया है। ऑप्शन डी सही होता है, किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़। तो बनी ठनी का जो चित्र बनाया है वो किस शैली में है? तो ये पता होना चाहिए, किशनगढ़ शैली में है। ठीक है, चलिए आगे। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? सिख था, शाहजहां, मांडू, किशनगढ़। बताइए। गलत करेंगे क्या कि सही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर दीजिए एक दूसरे को, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना खुद से, और कोई अगर बढ़ रहा है तो उसको पीछे करिए। बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल आंसर सही है। ऐसे ही धुआं करना है एग्जाम में। ऑप्शन डी किशनगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वॉश, लोक, लघु चित्र, फ्रेस्को। कौन सी शैली का है? बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। करिए करिए सभी। चलिए, शाबाश, बिल्कुल। चलिए आंसर पे बैठते हैं। तो ये है लघु चित्र शैली का। ठीक है, जो बनी ठनी है वो किस शैली से है? तो ये है लघु चित्र शैली से। ठीक है, आज गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो किससे संबंधित है? ये लघु चित्र शैली से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? बताइए। अभिसारिका, रासलीला, बारहमासा, बनी ठनी। छापो जल्दी से। शाबाश, मारा छक्का, शाबाश। ऐसे ही करना है बिल्कुल से। चलिए,
चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आगे है आंसर ऑप्शन डी बनी ठनी। याद रखना है चित्रगढ़ जो किशनगढ़ चित्र शैली है इसका जो सबसे फेमस चित्र है बनी ठनी, और बनाने वाले कौन है इसको? निहाल चंद। कम से कम 10 बार बोलेंगे आपको रट जाएगा बिल्कुल से। चलिए इसी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, चलिए चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी किस चित्र शैली से है? बताइए। कोटा बूंदी, कांगड़ा, किशनगढ़, मुगल। बताइए कोटा बूंदी से है कि कांगड़ा से है, किससे है? लग रहे हैं ना इजी क्वेश्चन? यही जब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो यही टफ लगने लगते हैं। कब पूछा गया है ये भी 1999 का है, टीजीटी में ही पूछा गया था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी सही होता है। क्या है? किशनगढ़ शैली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। बनी ठनी किसका है? किशनगढ़ का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, गढ़वाल। बताइए क्या होता है राइट आंसर? वही क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है आंसर। चलते हैं तो आंसर क्या होता है करेक्ट? ऑप्शन ए किशनगढ़। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? बताइए। बताइए। सीता, पार्वती, राधा, नायिका। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, राधा। ठीक है, तो बनी ठनी का जो चित्रण राधा के रूप में किया है किसने किया है? नागरीदास ने। ठीक है, याद रखना है। और नागरीदास कौन है? ये ही अपने किशनगढ़ शैली के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए आगे। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? राधा, सीता, श्रृंगारमग्न युवती, राजकुमारी। बताओ, वही क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है। ये जो ऊपर पूछा गया है वो 2011 में पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है? ये 2009 में पूछा गया है। बताइए। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बिल्कुल शाबाश, आंसर सही है ऑप्शन ए राधा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? मुगल, कंपनी, राजस्थानी, अपभ्रंश। वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए लैंग्वेज चेंज करके बार बार वही पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। बनी ठनी का जो चित्र है किस शैली में बना है? 18 का क्या होता है? छापो जल्दी से। बिल्कुल चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन सी राजस्थानी, और मुख्य रूप से बोले तो किशनगढ़। आगे, बनी ठनी का चित्र किससे संबंधित है? कोटा, मुगल, कंपनी, किशनगढ़। छाप दीजिए जल्दी से, फिर बढ़ें आगे। वही क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। सही है आपका आंसर ऑप्शन डी किशनगढ़। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर वही क्वेश्चन है, छापो जल्दी से आंसर। बनी ठनी चित्र संबंधित है, इतने बार करवा देंगे कि यहीं पे आपको बिल्कुल से रट जाएगा। आप लोग कहेंगे कि बस भर गया पेट। बताइए। जयपुर, किशनगढ़, अलवर, जोधपुर। मजा आ रहा है क्लास में? नहीं आ रहा है? बिल्कुल से धुआं धुआं करना है, सबको पीछे करो, खुद को आगे। शाबाश, वेरी गुड।
चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका आंसर आ गया है ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? देख लो, वही क्वेश्चन है, घुमा दिया। घूमना है कि नहीं घूमना है आपके ऊपर निर्भर करता है। जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़, कुल्लू, बताओ राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित कहाँ पर किया गया है? जयपुर या फिर कुल्लू? छापो जल्दी से, शाबाश। चलिए 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 चलिए, छाप दिए जल्दी से। चलिए आंसर बिल्कुल सही आया है आपका ऑप्शन सी, किशनगढ़ में बनी ठनी बनाया है। राधा को किसने? नागरीदास ने बनाया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है नागरीदास ने काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या था? मोनालिसा, बनी ठनी में, या फिर शकुंतला में, या फिर यशोधरा में? किस में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रखा गया है? वही क्वेश्चन है और घुमा घुमा कर पूछ रहा है। अगर थोड़ी सा भी आपने सेंस खो दिया तो आप घूम जाएंगे। हाँ, बताइए आंसर क्या है? नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या था? 22, छापो जल्दी। क्या होता है? अरे आवाज नहीं आ रही थी अभी। चलिए अब आएगी अच्छे से। चलिए हाँ, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, बनी ठनी। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर आपका? ऑप्शन बी, बनी ठनी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे अब यहां से मुगल काल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? अब्दुल समद, या फिर दसवंत, या फिर बिहजाद, या फिर मंसूर? पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? छापो। पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहते हैं? शाबाश। चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन सी, बिहजाद। ठीक है, तो पूर्व का जो राफेल है वो किसको कहते हैं हम? ये बिहजाद को कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। देखिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। बिहजाद को क्या कहते हैं? पूर्व का राफेल कहते हैं। ठीक है, फिर बिहजाद जो है ये ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। कौन सी शैली का? ईरानी शैली का। कौन? बिहजाद। याद रखना है बिहजाद। कैसे याद रखेंगे ईरानी शैली को? तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, इतने से याद कर लीजिए। जो बिहजाद है वो किस शैली का है? ये ईरानी शैली का है। ठीक है, और वह पहले तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन वैगरा का दरबारी चित्रकार था। किसका? हुसैन वैगरा का दरबारी चित्रकार था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें? बाबरनामा में बिहजाद का उल्लेख किया है। किसका? बिहजाद का उल्लेख किया है। किसने? बाबर ने अपने बाबरनामा में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? बसावन, आका रिजा, या फिर मनोहर, या फिर मंसूर? छापो। अबुल हसन के पिता का नाम। पीछे करिए सभी को, शाबाश। चलिए चलो बढ़ते हैं आगे आंसर की तरफ। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, आका रेजा। तो हसन के जो पिताजी हैं कौन हैं? ये हैं आका। ठीक है, हसन जी के पिता का नाम क्या है? ये आका है, याद रखना है, आका रेजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कि अबुल हसन के जो पिता हैं आका रेजा हैं, और ये जो है हेरात का निवासी था। अबुल हसन कहाँ का था? ये हेरात का निवासी था। कैसे याद करेंगे? हा से हसन, हा से हेरात। ठीक है, तो हसन कहाँ का निवासी था? हेरात का निवासी था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर
अज़्ज़मा की उपाधि से सम्मानित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। नादिर अज़्ज़मा की जो उपाधि से सम्मानित किया गया था, किसको? हसन को। ठीक है, हंसता रहता था इसलिए इन्होंने कहा था नादे नादे ना हंस, मतलब ना हंस। तो नादिर अज़्ज़मा किसकी उपाधि है? अबुल हसन की है। देने वाले कौन है? ये हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर याद रखना है। और उसने जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर बनाई थी। पूछा जाता है कि जहांगीर की जो तख्तपोशी थी, इसका तस्वीर किसने बनाया है? तो आपको याद रखना है जहांगीर ने। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपको डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, और जहाँ डिटेल्स की जरूरत नहीं है वहाँ हम आपको छुड़वा देते हैं। ठीक है, तो हसन के पिता आकारा जी कहाँ के निवासी हैं? ये हेरात के। और अबुल हसन को कौन सी उपाधि मिली? नादिर अज़्ज़मा। किसने दी? जहांगीर ने। जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर किसने बनाई? तो बनाने वाले कौन है? अबुल हसन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, पूछा जा रहा है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? अकबर का पुत्र था, या फिर औरंगजेब, या फिर हुमायूं, या फिर जहांगीर का? किसके पुत्र ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था? बताइए। लाल किला पता है कहाँ पर है? दिल्ली में है कि आगरा में है कि मुंबई में है? चलिए, तो देखिए आंसर की बात करते हैं। जो लाल किला है वो कहाँ है? दिल्ली में है। और बनवाने वाले कौन है? तो ये हैं शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के जो पिताजी हैं, ये किनके पुत्र हैं? मतलब ये जो शाहजहां है, इनके पिताजी का नाम क्या है? ये जहांगीर है। मतलब जहांगीर का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां, जिन्होंने दिल्ली में लाल किले की बनवाया था। ठीक है, हाँ। चलिए चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, इसकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ लीजिए। तो जहांगीर का पुत्र कौन? शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नाम का एक नगर की स्थापना कब की थी? 1648 में। कहाँ पर? शाहजहानाबाद की। कितने पर? 1648 में। ठीक है, फिर आगे आगे यहाँ देख लीजिए कि चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ये याद रखना है कि शाहजहानाबाद के भवनों में जो है ये लाल किला प्रमुख है। ठीक है, शाहजहानाबाद में ही है लाल किला, जो कि ये चतुर्भुज आकार का किला है और किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके कारण इसको लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण कब होता है? 1648 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपको क्या याद रखना है कि शाहजहानाबाद में स्थित है क्या? लाल किला। ठीक है, और ये किस आकार का है? चतुर्भुज आकार का है। किसमें बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। और इसका निर्माण कब होता है? तो 1648 में होता है। कब होता है? 1648 में। 1648 में लाल किले का निर्माण होता है। किसने किया? शाहजहां ने। किसके पुत्र थे? जहांगीर के पुत्र थे। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? लो, पूछ लिया गया। लाल किला, दिलवाड़ा का किला, इंदौर का किला, इनमें से कोई नहीं। बताइए जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? फास्ट वे में बता देते हैं डिटेल्स। ठीक है, हाँ, जिससे कि टाइम भी ना वेस्ट हो और सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाएं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर आ गया है ऑप्शन ए, लाल किला। ठीक है, लाल किला किसने बनवाया था? जहांगीर के बेटे ने। अच्छा, कौन है ये जहांगीर का बेटा? कौन है? बाबर है, अकबर है, कि हुमायूं है, कि औरंगजेब है? कौन है? इन चारों में से कौन है? बताइए, अकबर है कि बाबर है, या फिर हुमायूं है, या फिर औरंगजेब है? इन चारों में से कौन है? बताइए, छापिए जल्दी से, पहले यही हम देख लें। बताइए जहांगीर का बेटा कौन है इन चारों में से? ये क्या आंसर दे रहे हैं भाई? शाहजहां है। चलिए मान लेते हैं शाहजहां। कौन है? शाहजहां है। ठीक है, हाँ। चलिए, ये ऑप्शन ही नहीं दिया है हमने। ठीक है, याद रखना है शाहजहां। चलिए आगे, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? बताइए।
चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं आंसर पे। ऑप्शन ए अकबर ने बनवाया था। तो हुमायूं का जो मकबरा था, किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनाया था। ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? केशव, अकबर, अबुल फजल, दसवंत। आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? छापो जल्दी। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? चलिए, बिल्कुल फास्ट, स्लो नहीं, बिल्कुल। आईने अकबरी के रचयिता कौन हैं? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बिल्कुल सही होता है आपका, ऑप्शन सी अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो आईने अकबरी है, ये अकबर के दरबारी थे अबुल फजल। ठीक है, इन्होंने अकबरनामा का एक भाग है, देखिए अकबरनामा के जो है ना, ये 3 भागों में बटा है। ठीक है, और अकबर जो मतलब अकबरनामा के 3 भाग हैं, उनमें से जो तीसरा भाग है उसे हम आईने अकबरी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बस केवल इतना जानिए इधर पे। आगे, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक बताइए। केशव, जगन्नाथ, दसवंत, अबुल फजल। छापो। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, वही है क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी अबुल फजल ने। ठीक है, आईने अकबरी कौन सा भाग है? ये तीसरा भाग है अकबरनामा का। आगे क्या है? आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन है? केशुदास, अबुल फजल, शमसाद, मूलाराम। बताइए, करिए, छापिए जल्दी से। ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? तो हम स्लो चलें फिर। हमें लगता है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे दे तो ज़्यादा सही रहता है। चलिए, चलिए, तो देखिए कौन है? अबुल फजल। तो आईने अकबरी का कौन है? अबुल फजल है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल से मार्क लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दें आप, सभी में ये क्वेश्चन जीके के रूप में पूछ लिया जाता है, यहाँ आर्ट के रूप में पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, कौन सी विजय अकबर ने की थी जो इन्होंने दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा? बताइए। छापिए जल्दी से, सभी लोग जितने उपस्थित हैं सभी आंसर दें। बिल्कुल लगना चाहिए कि आप वैष्णवी परिवार में हैं। चलिए, बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन ए गुजरात विजय में। तो गुजरात विजय में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? ये अकबर ने। ठीक है, कैसे भी करके घुमा के क्वेश्चन पूछे तब भी आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल से टक्कर दीजिए एक दूसरे को, इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर ने गुजरात विजय कब की थी? 1572-73 में। पूछा जाएगा आपसे गुजरात विजय कब की अकबर ने, तो 1572 से 73 में की थी, ये रट लीजिए बिल्कुल से। ठीक है, और बनवाया कहाँ पर ये बुलंद दरवाजा? तो ये बनवाया है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। ठीक है, और ऊंचाई पूछी जाती है इसकी 134 फीट है। तो याद रखना है, जो बुलंद दरवाजा है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 134 है। कितनी है? 134 है, याद रखना है। और
और ये जो है ये 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। किस पर स्थित है? ये चबूतरे पर स्थित है, और जो कि कितना ऊंचा है? ये 42 फीट ऊंचा चबूतरा है। इसके ऊपर बुलंद दरवाजा बनवाया गया है। कितने फीट ऊंचा है? 134 फीट ऊंचा है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये भी याद रखना है आपको कि ये फतेहपुर सीकरी, हाँ देखिए, तो ये क्या है कि ये फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है इसकी दक्षिण दीवार में निर्मित है। कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में निर्मित क्या है? तो क्या है ये अपना बुलंद दरवाजा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया, बताना है। लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 150 फीट, 234, 134, 124। बताइए, ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है? छापो जल्दी से। बताइए जल्दी से, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? हाँ, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 134 फीट, ठीक है। कितनी है? 134 फीट बुलंद दरवाजा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में है। बनवाने वाले कौन है? अकबर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है? बताइए, 2000 का क्वेश्चन है ये। बंगाल पहाड़ी, कांगड़ा दक्कनी, राजस्थानी ईरानी और ईरानी बंगाली। बताइए, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुई है? शाबाश। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों? चलिए, हाँ, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी राजस्थानी और ईरानी। तो आपको याद रखना है, मुगल शैली किससे किससे बनी है? राजस्थानी प्लस ईरानी बराबर क्या हुआ? राई, ठीक है। याद रखना है, मुगल राई। चलिए, और कल हमने आपको बताया था राजपूत शैली किससे किससे बनी है। छापो जल्दी से, छापो जल्दी से, देखें हम राजपूत शैली किनसे किनसे मिलकर बनी है। छापो जल्दी से, बताओ जल्दी। राजपूत शैली कल बताया था हमने। राजपूत शैली शाबाश। चलिए चलिए, आंसर बताते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि रा से राजस्थानी हो जाएगा और प्लस पा से पहाड़ी हो जाएगा। तो इन दोनों से मिलकर जो शैली बनती है वो कौन सी शैली बनती है? राजपूत शैली बनती है। बिल्कुल से रट लीजिए, क्योंकि ये जो सम्मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल से रटते जाइए जो जो हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थानी और पहाड़ी बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, ईरानी को कभी कभी पर्शियन भी लिख देता है, ठीक है। तो याद रखना है, ईरान को ही हम पर्शियन नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे पूछा जाता है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? देख लो अब। किन दो शैलियों मुगल कला का पूछा है? हिंदू ईरानी, मुस्लिम चीनी, फारसी हिंदू। क्या होता है राइट आंसर? बिल्कुल से धुआं धुआं करना है, स्लो नहीं पढ़ना। हम हर उस क्वेश्चन को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, यहां से जो बच रहा है सारा हम थ्योरी में कंप्लीट करवा रहे हैं, और जो थ्योरी से बच रहा है यहाँ हम प्रैक्टिस सेट में सारा कुछ कवर करवा रहे हैं। कहीं से भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी है। बताइए, मुगल कला का आरंभ किन दो शैलियों से हुआ है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हिंदू और ईरानी।
देखिए हमने क्या पढ़ा था, मुगल शैली बनी है राई से, रा का मतलब राजस्थानी, और राजस्थानी शैली को ही हम क्या कहते हैं, हिंदू शैली कहते हैं, और ई से ईरानी, तो आप जानते हैं अगर यहाँ पर पर्शिया भी लिख देता, पर्शियन, तब भी सही होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला, फिर से वही क्वेश्चन, बताइए, छापिए, बिल्कुल धुआं धुआं करिए, स्लो नहीं पढ़ना, टक्कर दीजिए एक दूसरे को। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही होता है। भारतीय इसी को हिंदू, इसी को राजस्थानी सब कहते हैं, पर्शिया इसी को ईरानी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी दे दे आपको तो अर्थ पता होना चाहिए। चलिए बताइए, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। स्थिर चित्रण की पूछी है, छापो। छापो छापो छापो, स्लो नहीं पढ़ना है। चलिए चलिए, शाबाश। चलिए देखिए, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, पाश्चात्य शैली। ठीक है, तो स्थिर चित्रण मुख्य रूप से जो मिलता है वो पाश्चात्य में, जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका सही है। ठीक है, बाकी लोग कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, मुगल काल का स्वर्ण युग कौन सा था? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। यहां से 3 स्वर्ण युग पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है मुगल काल का स्वर्ण युग, दूसरा पूछा जाता है चित्रकाल का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तीसरा पूछा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। इन तीनों को आप लोग जल्दी से फटाक से छाप दो, जल्दी से सभी लोग छापो जल्दी से, कि चित्रकला का स्वर्ण युग कौन है और स्थापत्य का कौन सा है और मुगल कला का स्वर्ण युग। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे छाप दो, छापो जल्दी से। छापने में तो बहुत माहिर है, अब छापो जल्दी से। बतियाने को कही दो तो इतना बतियाएंगे कि छापिए जल्दी से, शाबाश। बिल्कुल सभी को पीछे करके छापना है, जल्दी से, जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करिए। चलिए चलिए, अब हम बताते हैं आंसर, अपना अपना मिलाइएगा किसने क्या दिया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहली बात कि मुगल काल का अगर स्वर्ण काल पूछता है, पूछा जाएगा मुगल का, अब देखिए, पूछा जाएगा मुगल काल का स्वर्ण युग अगर पूछा जाता है तो वो क्या होता है, शाहजहां का टाइम। याद रखना है, मुगल काल का अगर स्वर्ण युग पूछता है तो शाहजहां का होगा। अगर उसने पूछा प्लस स्थापत्य काल, क्या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग अगर पूछता है तो क्या होगा, तब भी हमारा शाहजहां होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है, स्थापत्य का मतलब होता है निर्माण काल। निर्माण किसका इसने किया है, इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण किया है। किसका, आगरा में इसने ताजमहल का निर्माण किया है। तो बस इतने से, इसी ट्रिक से याद कर लीजिए कि जिसने ताजमहल का निर्माण किया है उसी को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा। और मुगल काल का स्वर्ण युग ये तो पता ही है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं अपने जहांगीर भाई साहब को।
किसको कहते हैं? जहांगीर भाई साहब को। तो ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब जिसने जिसने स्थापत्य कला का शाहजहां दिया है वो बिल्कुल सही है, वो अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है। हाँ, और जिसने चित्रकला का जहांगीर को दिया है वो अपना 1 नंबर बढ़ा लें, ठीक है। और जिसने कुछ नहीं दिया है वो अपना 0 ही नंबर रखें, ठीक है। हाँ चलिए, इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन फिर भी रिप्लाई। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके? शाहजहां के। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के टाइम को। और साहित्य तथा संगीत के क्षेत्र में जो स्वर्ण युग कहते हैं इसको भी याद कर लीजिए, अकबर के काल को, ठीक है। तो साहित्य और संगीत के क्षेत्र में तो अकबर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। आ गया वही क्वेश्चन, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बताइए। छापो जल्दी से, कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिलती है यहाँ पे। और देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो फटाक से कर लीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ठीक है। क्लास अगर पसंद आए तो चलिए बताना है। चित्रकला का पूछा है, गलत नहीं करना है, सभी को आंसर अच्छे से देना है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शाबाश, आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, जहांगीर के टाइम को क्या, अरे क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग। आगे पूछा जा रहा है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, बताइए। वही क्वेश्चन देखिए बार बार पूछेगा आपसे और बार बार आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल से दृढ़ बनाइए, दृढ़ रखिए खुद को, बिल्कुल से ढीठ बन के रहिए कि जो होता है वही होता है, चाहे पूरी दुनिया आके कह दे कि नहीं ये नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है आपका ही सही है। चलिए, और कल किसी ने कहा था कि मैम बुक से देखकर आंसर देते हैं, तो देखिए उनको भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी की तैयारी एकदम बेस्ट है, ठीक है। जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं तुरंत उनका आंसर दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि उनको सारे क्वेश्चंस रट गए हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ठीक है। वो जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तुरंत आंसर दे देते हैं। और दूसरी बात, अगर वो बुक रख कर दे रहे हैं आंसर तो ये अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, ठीक है। जो बुक से देखकर आंसर दे रहा है वो खुद के साथ धोखा कर रहा है। वो एग्जाम में उसको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे जिस हिसाब से वो तैयारी करेगा। तो जो खुद से आंसर दे रहा है उसकी मेहनत और जो देखकर आंसर दे रहा है उसकी मेहनत में जमीन आसमान का अंतर होगा। यहाँ पर भले ही वो चीटिंग कर ले, वो चीटिंग किसी के साथ नहीं, वो खुद के साथ चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो चीटिंग करके आप किसी और को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मतलब किसी और को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब खुद की बारी आएगी तो आपको एग्जाम में फेस करनी पड़ेगी दिक्कत, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करिए, भले ही आपका आंसर गलत होता है, आप बुक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। हाँ, वैसे यहाँ पे सभी बच्चे होशियार हैं, सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल बेस्ट है। वो जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तुरंत उनके दिमाग में आंसर क्लिक होता है और आंसर दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, अगर की बात है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने साथ चीटिंग कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। तो बस यही कहेंगे कि दूसरा क्या करता है, जीता है, मरता है, क्या करता है, हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें खुद से मतलब रखना है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा सिलेक्शन किस आधार पे होगा, हम उस लायक हैं कि नहीं है। तो खुद पर विश्वास रखिए, बाकी दुनिया क्या कर रही है हमें कोई मतलब नहीं। जिस दिन सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद दुनिया क्या कर रही है, कहाँ पर कौन सा रंगमंच हो रहा है, आराम से जाइएगा, खूब मस्ती करिएगा, खूब ढोल नगाड़े बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जब तक है तब तक बिल्कुल फोकस अपनी स्टडी पर रखिए और बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। और अपने यहाँ के बच्चे तो होशियार हैं। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, जहांगीर। क्या राइट होता है? ऑप्शन डी, जहांगीर बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे
निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, सभी लोगों को इसका आंसर बताना है कि चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, तो इन चारों में से क्या राइट होता है या फिर इसके अलावा क्या आंसर होता है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट पर बताना है। ठीक है, ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जिसका आंसर आपको नीचे बताना है। ठीक है, तो रुकिए यहां लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो हो गया और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हम 5 क्वेश्चन देते हैं, आपको पांचों के आंसर नीचे बताने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने नीचे पूछ लिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, जो भारतीय कला में हर्मिका शब्द है, यहाँ नहीं देना है आपको आंसर, ठीक है, नीचे देना है कमेंट बॉक्स पर। पूछा जाएगा भारतीय कला में हर्मिका शब्द है जो, ये किस विद्या से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, चित्रकला, दूसरा है मूर्तिकला, तीसरा है स्तूप स्थापत्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चित्रकला से है या फिर मूर्तिकला से है या फिर स्तूप स्थापत्य से है या फिर चौथा कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो गांधार शैली है इस पर किसका प्रभाव है? पूछा जाएगा आपसे गांधार शैली जो है इस पर किसका प्रभाव है? चीनी, रोमन, भारतीय, यूनानी। इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, पहला है चीनी, दूसरा है भारतीय, तीसरा है रोमन और चौथा है यूनानी। इनमें से बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको नोट करना है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्लास्टिक मूर्तिकला की कौन सी सामग्री नहीं है? प्लास्टिक मूर्तिकला की कौन सी सामग्री नहीं है? हम 4 ऑप्शन बोलते हैं आपको। पहला है मार्बल, दूसरा है ब्रॉन्ज, तीसरा है मरकरी, चौथा है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन लिखिए, इनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर बताने हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लिखिए। तो 5वें क्वेश्चन में भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती हैं। संरक्षक मूर्ति, संरक्षक आकृतियों के रूप में। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन है भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है कौन? पहला है किन्नर, दूसरा है गंधर्व, कौन है? गंधर्व है, तीसरा है मिथुन, चौथा है द्विकपाल। ठीक है, द्विकपाल। तो ये 5 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इनको पांचों को आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप के बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं, बाहर छापना है। यहाँ पर तो जो छाप रहे हैं छाप दीजिए, बाहर भी आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ, मैंने अपने उससे दिया है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आप लोग आंसर देना है। और क्लास कैसी लग रही है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और जो भी पढ़ाया जाएगा 100% पेपर में आएगा, पूरी गारंटी, पूरी। क्योंकि यहाँ जो 3 बजे क्लास होती है वहाँ पर हम फ्री बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। हर एक पॉइंट जो बच्चा पढ़ता है 3 बजे, जैसे राजकुमार जी हैं और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, हरेंद्र कुमार जी हैं और किशन जी हैं, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आते हैं शाम को। आरव हैं और ये क्या नाम है, गायत्री है, ये काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं शाम को 3 बजे, वो जानते हैं कि उनको क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है, शेखर जी हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं। ठीक है, जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, हाँ, तो जो भी बच्चे आते हैं शाम को, तो सभी लोग, विनोद जी भी हैं, काफ़ी लोग हैं। ठीक है, जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं आप लोग समझिए। ठीक है, सभी के नाम एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे लेते जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो शाम को 3 बजे बच्चे आते हैं, आप उनसे पूछिए कि हर एक पॉइंट जो है सीधे एग्जाम में छपने वाला होता है। ठीक है, तो सभी को शाम को 3 बजे और शाम को 7 बजे डेली उपस्थित होना है। ठीक है, केवल मेरी क्लास देख लीजिए, बस लीजिए, इतने से ही आपका काम हो जाना है। बस दोनों क्लास को मत छोड़िए, बाकी जो अपने आप से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते ही रहिए साथ में, लेकिन मेरी क्लास को बिल्कुल मत छोड़िए, ना तो 3 बजे ना शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए
चलिए तो फिर क्लास देखिए, जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं आप लोग परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। हाँ चलिए ले लिया जाएगा, बाद में ले लिया जाएगा, काहे परेशान हो रहे हैं। सिलेक्शन लेने दीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, आराम से छाप देंगे आपकी फ़ोटो भी, ठीक है। हाँ तो चलिए तो फिर मिलते हैं कल शाम को। कल संडे है तो कल आपका क्या है, कल संडे है तो कल क्या है आपका टेस्ट है, ठीक है, शाम को 7 बजे। और कल जो है, कल संडे है तो थ्योरी वाली क्लास नहीं रखते कल, ठीक है। एक काम करते हैं, कल जो है थ्योरी वाली क्लास नहीं रखते हैं, सीधे टेस्ट रखते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। आराम से टेस्ट दीजिएगा आप लोग धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो कल जो है थ्योरी वाली क्लास ऑफ रहेगी 3 बजे वाली, और शाम को जो 7 बजे क्लास होती है उसमें हम आपको टेस्ट लेंगे, बिल्कुल एकदम पेपर जैसा, आराम से पेपर देना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, ठीक है।